तो जंतर मंतर की रील से अब आप बाहर आइए और हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई पे वापस आने का मकसद है कि जो हमारा पुराना चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके 90 क्वेश्चंस रह गए थे। अब इस लेक्चर में हम उन 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, इलेक्शन को पूरा पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। जो इतने दिनों से गैप आ गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, वोट कितने साल पे दे सकते हैं, कितने साल पे वोट नहीं दे सकते हैं, एमपी एमएलए क्या नीड्स होती हैं, मैनिफेस्टो क्या होता है, डिमांड्स क्या होती हैं, इन सबको इस वीडियो में हम सिंगल शॉट में कंप्लीट करेंगे। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेनजी क्लासेस। आई होप कि आप पढ़ रहे हैं और पुराने लेक्चर्स को एक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप ग्रो कर सकें और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, बिकॉज इट इज अ मैराथन, सो नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो द प्रोसीजर, जो इतने साल से इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि 90 क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम 30 40 या 50 जो भी हमारी रेंज है उसमें इन्हें कंप्लीट कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में हम एमसीक्यू करेंगे 25। स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू की अगर हम बात करें बेटा, तो विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे इलेक्शन कराता है। मिनिमम एज क्या होती है? 18 ईयर्स। इलेक्शन जो लोकसभा के होते हैं हर 5 साल में होते हैं। कमेंट में बताइएगा कि राज्यसभा के इलेक्शन कितने साल में होते हैं। ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो ईवीएम मशीन होती है इस पे सारे सिंबल्स होते हैं, आप पार्टी के चिन्ह को या साइन को देख के वोट डालते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन से रिलेटेड है? आर्टिकल 324। और जो इलेक्शन का हेड होता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है या कौन सा वो पेपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें सभी लोगों के नाम और डाटा होता है जो वोट देने वाले हैं, तो उसको इलेक्टोरल रोल कहते हैं। देन लोकसभा का टर्म हमने अभी दोबारा पढ़ा था, 5 ईयर्स होता है। नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। इन केस आपको कोई भी जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिन पार्टीज ने, आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। मिनिमम एज कि आप लोकसभा, मेरे को अगर मान लो इंडिया में इलेक्शन लड़ने, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए, वैसे लोकसभा से कम कोई इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते, तो एक तरीके से लोकसभा या मान लो सबसे बेसिक इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपकी ईयर 25 एज के आप होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो था वो क्या इंश्योर करता था? पहले बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता था, पेपर पे, तो वो क्या इंश्योर करता था कि लोगों की प्राइवेसी को, कि आप किसको क्या वोट दे रहे हैं वो किसी को पता ना चले, जब वो काउंट हो तभी सामने वो आए। उसके बाद है कौन सी मशीन है जो वोटिंग के लिए यूज होती है? ईवीएम, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोटा क्या होता है? नन ऑफ द अबव। अच्छा, बाय इलेक्शन क्या होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है, कोई मंत्री बीच में रिजाइन कर जाए या समहाउ क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाए या वो अपने टेन्योर से पहले निपट जाए या कुछ भी, तो उस केस में उस सीट को फिल करने के लिए आप एक इलेक्शन करवा लेते हैं, तो वो होता है बाय इलेक्शन। किसी खाली सीट को फिल करने के लिए बाय इलेक्शन आप करवा सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कि भाई जो भी रूल्स इलेक्शन के दौरान बनते हैं उनको हर पार्टी को फॉलो करना होता है और उस दायरे के अंदर रह के आपको इलेक्शन में अपने आप को शो करना होता है ताकि आप जीत सकें। आप रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। सीक्रेट वोटिंग क्या होती है? कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या वोट दे रहे हैं, वो किसी को आप ना बताएं। हर इंसान के पास अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। कई बार हम दूसरों की बातें सुनकर मैनिपुलेट हो जाते हैं और अपने डिसीजन से हट जाते हैं। तो जो भी, तो इलेक्शन शुड बी वेरी सीक्रेटली हेल्ड, कि आप किसी पे अपने पॉइंट्स को थोप ना पाए, उसकी खुद की इंडिविजुअल पॉइंट्स है। पोलिंग बूथ क्या होता है? पोलिंग बूथ वो बूथ होते हैं जहां पे जाके आप वोट देते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईसीआई इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मेंबर, लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 543। पहले 545 कुछ ऐसा रहता था, जिसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए होती थी। कितनी? 545 में से 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की होती थी, शायद वो हट गया इसलिए 543 वो बता रहा है। मैक्सिमम 545 होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? कि 18 से ऊपर और इंडिया के अगर आप सिटीजन है तो आप वोट दे सकते हैं। इलेक्शन में मैनिफेस्टो क्या होता है? कि हर पार्टी आपको बताती है कि इन केस हम जीत गए तो उसके बाद हम आपके लिए क्या करेंगे, तो वो पूरी एक लिस्ट होती है सीक्वेंस सीरीज की, कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे, वही इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। इलेक्शंस फ्री और फेयर और सही तरीके से हो रहे हैं, कौन देखता है इस चीज को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। और कौन सी गवर्नमेंट, अच्छा कौन से टाइप की गवर्नमेंट में इलेक्शन आपको देखने मिलते हैं? राजा वाले सिस्टम में तो है नहीं, डिक्टेटरशिप में भी नहीं, और थियोक्रेसी में एक पर्टिकुलर रिलीजियन का राज होता है। तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आपको प्रॉपर इलेक्शन देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक मशीन, एक हमने बताया था ऐप है वीवीपैट, इसका क्या काम होता है? एक टाइप की मशीन होती है, इसका काम होता है कि वो वोटर्स के जो वोट होते हैं कितने वोट कास्ट हुए हैं वो सब एक तरीके से काउंट करना। 25 बहुत नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। कौन सा सिस्टम इंडिया में यूज है? इंडिया में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री है, मिलिट्री रूल है, थियोक्रेसी है। तो देखो मिलिट्री रूल तो है नहीं,
मिलिट्री राज थोड़ी करती है। नाम किसी, हम सेकुलर हैं तो किसी पर्टिकुलर धर्म पे तो बात कर नहीं सकते। और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक पूरी पार्लियामेंट है, और हमारे जो कंट्री में डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। चलो अब वन वर्ड आंसर पे आते हैं। इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। 18 साल एज पे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन की जो मशीन होती है उसे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कहते हैं। ईसीआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी खाली सीट को भरने के लिए इलेक्शन होते हैं तो बाय इलेक्शन कहलाते हैं। वो लिस्ट जिसमें हर वोटर का नाम होता है वो इलेक्टोरल रोल होता है। सीक्रेट मेथड से जिससे वोट होता है उसको हम बैलेट पेपर कहते हैं, बैलेट इलेक्शन। और राइट टू वोट को फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे आएंगे। नोटा के फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव। लोकसभा या बेसिक इलेक्शन लड़ने के लिए आप 25 के होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट इंश्योर करता है कि इलेक्शन सीक्रेटली हो। वो मशीन जिससे इलेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा ये देखो तुम्हें दिख रहा है, इसी में सब नेताओं या नेताओं के नहीं पार्टीज के नाम होता है। लास्ट में यहाँ पे होता है नोटा कि आपको किसी को वोट नहीं देना तो नोटा यानी नन ऑफ द अबव को दे दो। वो पार्टी जिनको जिस रूल के अंदर रह के इलेक्शन लड़ने होते हैं उसे कोड बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद इलेक्टोरल रोल कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है। अच्छा वोटर टर्नआउट को हम टर्नआउट ही बोलते हैं। ये थोड़ा ऐसी हो गया या शायद मिसटाइप है ये। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब फिक्स एरिया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ही होता है कि एक फिक्स एरिया जहां से एक एमपी एमएलए खड़ा होता है, या जो भी हम एक फिक्स एरिया और पॉपुलेशन जिसपे एक एमपी होता है, एमएलए सॉरी, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। नोटा की फुल फॉर्म बता दी, ये लगता है रिपीट हो गई। अच्छा सॉरी 14 तक हमने पढ़ लिया था। 15 और 16 स्लाइड देखो। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया का, इंडिया में सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन थे। उसके बाद था 16 क्वेश्चन, सबसे पहली ये इलेक्शन कमीशन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन आपका स्टार्ट हुआ था, बना था जो भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेयर इलेक्शन क्या होता है? जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं एक तरीके से हम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका सिंबल ये है बेटा, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल। 3 खंबे इसमें बने होते हैं 3 कलर से इंडिया। लोकसभा का 5 साल का टर्म होता है। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हमने पढ़ा था ना, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां के मेंबर को एमएलए कहते हैं, तो वो भी 5 साल की होती है। 18 साल पे आप वोट दे सकते हैं। जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसको हम ईपीआईसी भी बोलते हैं, ठीक है। वोटिंग में कौन सा सीक्रेट बैलेट पहले यूज होता था, अब तो ईवीएम आ गया। नोटा अगेन नन ऑफ द अबव। और राज्यसभा में, लोकसभा में 553 मैक्सिमम सीट है। अच्छा राज्यसभा का अगर क्वेश्चन, ये तो लोकसभा की आगे कि 553 मैक्सिमम सीट है, लोकसभा की बात अगर आगे तो ठीक है, पर राज्यसभा का क्वेश्चन आता है तो आंसर आना चाहिए आपका 250। 250 आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। कमिंग, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मेन फंक्शन क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन के, कि भाई इलेक्शन जो हो सुप्रिटेंडेंट हो, डायरेक्ट इलेक्शन हो एक तरीके से, और जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कहीं के भी इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से करा दिए जाएं और प्रॉपर तरीके से हो जाएं। ईसीआई क्या इंश्योर करता है कि फ्री और फेयर और इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? आप किसी एक की तरफ बेंड ना हो, सबको फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो लोगों का जो बेसिक राइट है, राइट टू वोट, की अगर कोई गवर्नमेंट खराब कर रही है तो उसको हटा भी सके, और कोई अच्छा कर रही है तो उसके साथ हम जुड़ भी सके। ये बेसिक राइट लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा के मेंटेन करता है। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे इसको देखते हैं, या इधर देखो 5th वाला क्वेश्चन, एक मिनट। या अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईसीआई मेंशन, वो कौन सा आर्टिकल है हमारा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है? तो आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल 324 से 329। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे। ये रहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है ना, और इंडिया का सिटीजन है, आधार कार्ड वगैरह उसके पास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कास्ट, रिलीजन, जेंडर और कितना अमीर गरीब है, वो वोट दे सकता है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? एक ऐसा रोल जिसमें सभी लोग जो वोट दे रहे हैं, जो एलिजिबल है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके नाम होते हैं। वोटर आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इससे आपको इलेक्शन के दौरान पहचाना जाएगा कि भाई हाँ आप एक एलिजिबल वोटर हैं और एक ही बार आप वोट दे सकते हैं, ये सब भी इंश्योर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक
पर्टिकुलर एरिया जहां से लोग खड़े होते हैं, पर्टिकुलर एरिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मथुरा से खड़ा होगा, हर जगह से खड़े होते हैं, पर कितने एरिया और कितने लोगों पे एक मंत्री खड़ा होगा वो चीज डिसाइड होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट जो वादे और पॉलिसीज जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जीतने के बाद हम ये करेंगे, वो सारे वादे और उनकी पॉलिसीज उसमें रिटर्न होते हैं, तो वो इलेक्शन से पहले पार्टियों को बताने होते हैं, वो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? सीक्रेट बैलेट होता है कि भाई किसी को पता नहीं चले कि आपने किसको वोट दिया, और हर इंसान के चॉइस, वोटर चॉइस को बहुत कॉन्फिडेंशियली छुपा के रखा जाए। कौन सी मशीन यूज होती है? देखो ईवीएम आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इंडिया, जो आपका इंश्योर करती है किस टाइप के इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन जो भी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है इलेक्शन में? पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट आगे भेजती हैं, पीपल को उनके फायदे की चीजें बताती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और उसके बाद फाइनली अगर जीतती हैं तो काम करती हैं, हारती हैं तो अपोजिशन में बैठ के जो जीता है उसके नुक्स निकालती हैं, उसकी कमियां निकालती हैं कि आपके पार्टी में या आपके रूल्स जो आपने बनाए उसमें ये कमियां, इन पे आप काम कीजिए। फर्स्ट हेड कौन था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सुकुमार सेन, नाम याद रखना, सुकुमार सेन थे जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सॉरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो भी बैलेट पेपर बता दिया, एक सीक्रेट पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट पार्टियों के नाम होते हैं, कैंडिडेट उसे टिक करके फोल्ड करके उसे बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। वोटर लिस्ट, अगेन एक वोटर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सारे वोटर्स के नाम होते हैं जो जो इलेक्शन में वोट देने के लायक हैं या उस रेंज को पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वोटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वोटिंग की इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप अगर वोट देते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर सकते हैं जो आपके लिए काम नहीं कर रही। इलेक्शंस इंडिया में फेस्टिवल का काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं इतना शांति से पार्टिसिपेट करते हैं, जो हारता है वो अपनी सीट चुपचाप सामने वाले को दे देता है और जीतने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्शन एक त्योहार की तरह है कि भाई बहुत जरूरी है। एक पल को होली दिवाली हर साल आएगी, लेकिन इलेक्शन एक बार आया तो फिर 5 साल तक आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इलेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है कि कैसे इलेक्शन होगा, रैली कहां से निकलेगी, कितने लोग निकलेंगे, कितने टाइम पे निकलेंगे, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, किसी की धार्मिक आस्थाओं पे आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी को मैनुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैली निकल रही है, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के एग्जाम मिस हो गए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हर चीज को देखते हुए मैनेजमेंट ईसीआई करके देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल इक्वालिटी इन इलेक्शंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल इक्वालिटी इंश्योर्स दैट एवरी वोट, हर वोट की सेम वैल्यू है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि पूरे पूरे ग्रुप की एक थी वैल्यू वोट की, पर यहां पे हर इंसान के वोट की सेम वैल्यू है, सेम सबको एक ही वोट डालने का मौका मिलता है, जिससे सबको इक्वालिटी मिलती है। वोटर की प्राइवेसी क्या होती है? चाहे आप ईवीएम में वोट डालो, चाहे आप बैलेट पेपर से वोट डालो, जो पहले डालते थे, दोनों में आपकी प्राइवेसी ऐसे मेंटेन की जाती है कि किसी और को पता ना चले आप किसे वोट दे रहे हैं। जो इलेक्टोरल रोल होता है उसे अपडेटेड रखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इलेक्टोरल रोल अगर अपडेटेड नहीं होगा, हर साल कितने लोग होते हैं जो 18 साल के होते हैं, तो उनके नाम उसमें आने चाहिए। बहुत सारे लोग हर साल मर जाते हैं तो उनके नाम उससे रिमूव होने चाहिए। तो ये चीजें मेंटेन हमेशा की जानी चाहिए हर इलेक्टोरल रोल में, ताकि कोई भी गलत कि मर चुका है, मर के कोई इंसान मर चुका है, उसके नाम पे कोई और वोट दे रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। फ्री और फेयर नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, कैंडिडेट और वोटर में क्या डिफरेंस है? कैंडिडेट खुद इलेक्शन में खड़ा होता है और वोटर उसको वोट करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा 553, राज्यसभा की 250, याद रखना, भूलना मत। चलो, अब हमारा लगभग पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट 15 लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है, उनको पूरी तरीके से पढ़ना है। अगला है व्हाट इज एन इलेक्शन। तो देखो, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिससे सिटीजन को मौका मिलता है वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का। इट गिव्स पावर टू डिसाइड हु विल गवर्न द। हमें इलेक्शन में चूज करने के बाद पता चलता है कि अगर हमने जिसे जिताया वो 5 साल तक अब हमारे ऊपर हेड रहेगा एक तरीके से। इससे पब्लिक पार्टिसिपेट भी कर पाती है, आपको अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई गड़बड़ होती है तो आप पूछ सकते हैं कि ये काम क्यों हुआ, क्यों ठीक से नहीं हुआ। पावर बहुत पीसफुली ट्रांसफर होती है, जो हारता है वो चुपचाप अपनी सीट छोड़कर जीतने वाले को दे देता है, और इससे डेमोक्रेटिक वैल्यू का भी हमें पता चलता है। रेगुलर होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए आंसरेबल होती है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको अगले इलेक्शन में हटा देंगे। तो ये है डेमोक्रेसी बेटा।
व्हाट इज द रोल एंड, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब होता है कि डिपेंड नहीं करती वो किसी पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी या ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, खुद पूरा काम करता है, जुडिशियरी की तरह। जैसे हमारे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कौन सी पार्टी आ रही है कौन सी जा रही है, कोर्ट अपना काम अलग से करते हैं और कोर्ट की बात सबको माननी ही पड़ती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 25 जनवरी 1950 को बनी और आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी सारी पावर्स और रूल्स को डिफाइन किया गया है। ये करती क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल करती है इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट के हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हो, चाहे वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, सबको ये चेक करती है। और इलेक्टोरल रोल बनाना, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना कि इलेक्शन एकदम सही हुए हैं, कोई इसमें घोटाला नहीं है, सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द मेजर फंक्शन, क्या क्या फंक्शन थे अभी पढ़े थे वही, किसी भी टाइप के इलेक्शन हो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। पहला क्या करता है, इलेक्टोरल रोल प्रेजेंट करता है ये कि हाँ ये लोग हैं, इलेक्टोरल रोल बनाता है। फिर सबकी पार्टी को सिंबल रिप्रेजेंटेशन को देखता है, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है उनको रजिस्टर करवाता है, कितना खर्चा आप इलेक्शन में कर सकते हैं वो तय होता है, किस रूल्स के अंदर रह के आपको इलेक्शन लड़ने वो बताएगा, फिर इलेक्शन के रिजल्ट बताएगा। और ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, आप क्रेडिबल मतलब कोई चीज भरोसेमंद है तभी आप उसको परचेज करेंगे, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो रीपोलिंग कराना, अगर कहीं पे मान लो पोल बूथ कैप्चरिंग हो गई तो उसमें री इलेक्शन छोटे मोटे कराते रहना, ये सब काम भी ये करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है। आगे आते हैं क्वालिफिकेशन, अगर आपको इंडिया में वोटर बनना है कि मुझे वोट डालना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भैया मैं इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए मेरे पास, 18 साल का ऊपर होना चाहिए। और हमें ये नहीं है कि मेरे पास आधार कार्ड है और इंडिया का हूं मैं तो जाके वोट दे दूंगा, भैया आपको इलेक्शन से पहले अपने आप को रजिस्टर भी कराना है एज अ इंडियन। और उसके बाद मेरे ऊपर, अच्छा अ पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ सच एज अनसाउंडनेस माइंड और इलेक्टोरल ऑफेंसेस, मतलब अनसाउंडनेस मतलब कोई पागल है उसके आप वोट की वैल्यू नहीं मानोगे ना, जो मेडिकली अनफिट है, माइंड से अनफिट है, या फिर इलेक्शन में ही आप कोई पहले ऑफेंस करते पकड़े गए थे और आपके ऊपर कोई क्राइम चल रहा है तो इस केस में आपको वहां से अलाउ नहीं करेंगे वोट देने के लिए। आगे है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, भाई 18 से ऊपर कोई भी है वो वोट दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता रिलीजन का, जेंडर, वेल्थ, एजुकेशन या डिस्क, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप 18 से ऊपर हैं आप बढ़िया वोट दीजिए, कोई। उसके अलावा पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलती है, मैं वोट दे ही नहीं सकता, अगर मैं 25 साल का हूं तो मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूं, चाहे मैं किसी भी कम्युनिटी कहीं से बिलोंग करता हूं, कोई फर्क उस चीज से, मेल फीमेल सब लोग, हर पर्टिकुलर इंसान को मौका मिलता है पार्टिसिपेट करना। और इवन मान लो मैं खुद नहीं भी लड़ रहा तो मेरे एक वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी में, ये हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देता है, सिटीजन को सब कुछ ये मेंटेन करके देता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो एक फिक्स एरिया जहां से एक या उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उनमें से कोई एक जीतता है और उस पूरे एरिया का वो हेड तो नहीं कह सकते तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो जैसे इंडिया की बात कर लें तो पार्लियामेंट के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा जो हमारी डिवाइडेड है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स इट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है जी एक बंदा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि लोकसभा में 543 सीट है, यानी 543 मेंबर्स हैं एक तरीके से, सीट का मतलब क्या, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर, 543 मेंबर वहां बैठते हैं। उसके बाद जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका देता है और डेमोक्रेसी को हमारे बहुत स्ट्रांग बनाता है ये, ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंसी। आगे चलते हैं, डीलिमिटेशन क्या होता है। देखो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो जीतने के बाद जीती हुई पार्टी में से कोई बंदा अपना वो नहीं पार्टी चेंज नहीं कर सकता, हारने वाला तो करता रहे खैर चलता है, पर जीतने वाला पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकता। देखो इट इज फिक्सिंग और रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन चेंजेस इन पॉपुलेशन। अब डिलिमिटेशन में क्या होता है, हर जगह की पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से हर जगह से कितने एरिया से एक पर्सन एमएलए आएगा, कितनी जगह से 2 एमएलए आएंगे, वो सब कुछ डिसाइड करते रहना, वो चेंज होता रहता है। तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग क्या होता है कि वो ये श्योर करते हैं कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया इक्वल हो, और मतलब एक रेशियो आ जाता है कि हर 3 से 5 लाख लोगों पे एक एमएलए है, इस टाइप का कोई एक रेशियो बन जाता है कि हाँ भाई हर 5 या 4 लाख लोगों पे एक एमएलए हमने इंडिया में ले रखा है। तो उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा फिर कि आप यूपी, बिहार, आगरा, गोवा, मणिपुर, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो बाहर हो गया खैर, पूरे इंडिया में कहीं से भी
तो वो रेशियो फिक्स होना चाहिए, ये होता है डिलिमिटेशन। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या करता है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ये है ना कि प्रिवेंट करता है, कि रोकता है कि अनइक्वल नहीं होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और डिलिमिटेशन कमीशन भी हमने पढ़ा था पहले, पूरा एक पेज पढ़ा था, कब आया, कब कैसे हुआ, वो सारी चीजें डेमोक्रेसी को अगेन स्ट्रेंथ करता है, और वो सारी चीजें इसमें दे रखी। उसके बाद है रिजर्वेशन क्या होता है। तो देखो, हाँ, अब ये बड़ा पॉइंट है रिजर्वेशन का, भाई इसमें बहुत मुद्दे होते हैं, लड़ाइयां भी चलती हैं देश में। तो रिजर्वेशन एक तरीका है जिसमें कुछ सीटें एससी एसटी और ओबीसी को फिक्स करके दे दी जाती है। कि मान लेते हैं पूरे इंडिया में कोई जगह है, जबलपुर में कोई एरिया है, मान लो गांव, कि भाई इस गांव से इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी खड़ा होगा उसका शेड्यूल कास्ट से होना जरूरी है, या वुमेन से होना जरूरी है, या ओबीसी से होना जरूरी है। क्योंकि कई एरियाज में क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि लोग उस एरिया पे डिस्क्रिमिनेशन को बहुत बढ़ाते हैं कई बार। और कई की जगह की शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट स्पेशली वुमेन्स को आगे लाने के लिए लोग क्या करते हैं, ईसीआई वगैरह की फिक्स कर देते हैं कि यहां से भाई इस बार जो सीट है लोकसभा की वो वुमेन ही आएगी, इस जगह से कोई मैन नहीं आ सकता, या यहाँ से शेड्यूल ट्राइब का ही बंदा आएगा, यहाँ से शेड्यूल कास्ट का ही बंदा इलेक्शन लड़ सकता है। तो कुछ कुछ जगह बहुत कम रेशियो में होता है, ज्यादा नहीं होता, उनको फिक्स कर दिया जाता है ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मौका मिले आगे आगे कंट्री में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, नेक्स्ट है एडल्ट सफरेज। क्या होता है एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि एवरी एडल्ट सिटीजन, कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन से जेंडर का है, कौन से रिलीजियन का है, कितना पैसा, सब वोट दे सकते हैं 18 से ऊपर। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की ही बात वो कर रहे हैं। ठीक है, और इंक्लूसिवनेस स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेसी को, सबको वॉइस मिलती है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कोई अच्छा नहीं, आप खुद आके इलेक्शन लड़िए, आप खुद अच्छा कीजिए, ये सारी चीजें भी इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगेन वही इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सेम वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पॉलिटिकल लेजिटिमेटी आपको मिलती है, गवर्नमेंट को आप चूज करते हैं, आप खुद गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, सारी चीजों को मेंटेन करता है सिर्फ एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18 से ऊपर है, इंडिया के सिटीजन है, आप मेंटली अनसाउंड नहीं होने चाहिए, बस ये सारी चीजें आप करते हैं तो सब कुछ ठीक है, वेल एंड गुड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है कि पॉलिटिकली सब बराबर है कि नहीं। पॉलिटिकली सब बराबर कब होंगे, कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए लॉज बराबर है, सबके लिए जो रूल्स हैं वो रेगुलेशन से बराबर है। मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मेरा भी उतना चालान कटेगा, किसी और ने नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो बाइज्डनेस या अनबाइज्डनेस जो भी सीन होता है वो नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए, चाहे वो कंट्री के पार्टिसिपेशन की बात ही क्यों ना हो, इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन में वोट करने की, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल मौका मिलना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में सबका हाथ होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजियन, बहुत रिलीजियन है, बहुत लैंग्वेज है, बहुत कल्चर है, बहुत त्योहार है। तो हमारे इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है कि सब इतने अलग अलग है फिर भी एक साथ यूनाइट होकर एक कंट्री के लिए मेहनत करते हैं। तो अब होता क्या है कि कई कई लैंग्वेज ऐसी हैं जो बहुत कम लोग बोलते हैं, कई कई कल्चर ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें फोर्सफुली बोले चेंज होने या उन्हें खत्म कर दिया जाए। हमें हर पर्टिकुलर इंसान की लैंग्वेज, रिलीजियन, कल्चर, गॉड, सबकी इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट देनी होती है। तो जो लोग कम स्ट्रेंथ में होते हैं उनको माइनॉरिटी कंसीडर करते हैं, तो उनके साथ वो चैन से रह सके, एकदम खुश होके कि भाई हमारे साथ बुरा नहीं होगा। तो उन चीजों की हम बात इसमें कर रहे हैं। अब जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स है, क्या करते हैं, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी है जो वो अनफेयर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा, सोशल हार्मनी, पीस को मेंटेन करना है, सबको म्यूचुअल रेस्पेक्ट दी जाएगी, और ये डेमोक्रेसी को अगेन स्ट्रेंथ करता है, वैल्यू देता है, इससे हमारी कंट्री प्रमोट होगी, आगे बढ़ेगी, वो सब चीजें। हमारी केस में किसी को खतरा नहीं होगा कि भाई मेरे को मार देंगे ऐसा कुछ। अगला है अकाउंटेबिलिटी जरूरी क्यों है, तो इसका है भाई गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो हमें राइट होना चाहिए, भैया क्यों ले रहे हो बताओ हमें, तो आंसरेबल होनी चाहिए, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, और कोई पावर का मिसयूज ना करे, करप्शन ना हो, गलत डिसीजन ना लिए जाएं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के फायदे के लिए। इन सब चीजों को हम देखते हैं, इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो लोग पावर में है वो जो लोग पावर में नहीं है उन्हें अनफेयरली ट्रीट ना करें। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, लोगों का भरोसा भी बता दिए कि नहीं ये लोग ठीक है, ये सही करें या गलत करें, जो भी हो रहा है उसके बारे में प्रॉपर सही सही डिटेल्स हमें दे रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इंस्टीट्यूशंस में। लोग जो होते हैं
वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही तो अगली गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, सामने वाले को मौका दे सकते हैं कि एक बार तुम करके देख लो, जो बेटर करेगा उसको हम चूज करेंगे। सारी चीजें भी चल रही हैं। अगला है राइट टू वोट। भाई 18 से ऊपर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज, कुछ भी बोल लो आप, वो सारी चीजें कि 18 से ऊपर, अकाउंटेबिलिटी, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मेंटली अनसाउंड नहीं होने चाहिए, इन सब चीजों की बात वो करता है। राइट टू वोट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक कंट्री में स्पेशली यूथ सबसे एनर्जेटिक ग्रुप होता है। तो यूथ 18 पे जस्ट हुआ होता है, बूढ़े लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है, लेकिन एनर्जी में यूथ बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों का, एक का एक्सपीरियंस और यूथ की एनर्जी, अगर ये दोनों सही डायरेक्शन में मिलती है, सही उन्हें गाइडेंस मिलती है, तो हम एक परफेक्ट गवर्नमेंट बना सकते हैं। और एक परफेक्ट गवर्नमेंट कंट्री को 1 साल या 6 महीने भी आई थिंक बहुत होंगे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ड्यूटी ऑफ सिटीजन क्या है भारत के। ये तो आजकल बहुत चल रहा है, सिविक सेंस। ड्यूटी क्या है? अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, हमारी जो राष्ट्र धरोहरें हैं उनको मेंटेन करना। इंडिया में किसी भी टाइप की दिक्कत हो रही है, चलो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए तो गवर्नमेंट हम चूज करते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? एयरपोर्ट बना दिया, आप सरिया चुरा ले हो। अभी एक रेलवे स्टेशन का वो हुआ इनॉग्रेशन, तो लोगों ने वहां से पौधे चुरा लिए। ये सब हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी है जो है उसको मेंटेन करो, आगे वाला तो बनता जाएगा। वो ना प्रोग्रेस तो धीरे धीरे चल ही रही है। इट माइट हैपन प्रोग्रेस स्लो हो या फास्ट हो, बट देयर इज प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंस इसकी जो पहले से है उसको वैल्यू कैसे करना है, जो कि हम नहीं करते। इफ यू वोंट वैल्यू दैट, तो आगे जाके तो कोई फायदा ही नहीं। आप चीजें आगे की बनाते जाओ, पीछे की तोड़ते जाओ, तो वो आगे आगे वाला रह जाएगा, पीछे का तो खत्म हो गया मामला। ये सेम के एजुकेशन में ले लो, आगे के आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, पीछे के सारे भूलते जा रहे हैं, मतलब नहीं है ना। एग्जाम से पहले तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लाइक दैट आप वही स्टेज पे आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। सेम हमारी हालत है कि हम पुराना डैमेज करते जाएं। अभी मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, उन पे लोग थूक रहे हैं, गुटके पड़े हुए हैं, है ना। लोगों को कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, सब एक ही जैसे होते हैं, सब चोर होते हैं, तो यू शुड पार्टिसिपेट ना। अगर सबको पता चले, आपको पता ही है कौन चोर है, तो जो चोर नहीं है उसको वोट दे दो। ये भी तो हो सकता है। अरे मेरे अकेले से क्या होगा? अगर हर इंसान ये सोचेगा अकेले से क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। तो ड्यूटी ऑफ सिटीजन तो जितनी देखी जाए बहुत है, पर ड्यूटी सिटीजन करता नहीं है। नेशनल एंथम पे आप लड़ते रहते हैं कि खड़े होना है नहीं होना है। अरे अगर किसी चीज पे खड़े होने से नेशनल प्राउड फील होता है, तो बी लाइक दैट कि हाँ, फिल एयर इनसाइड योर चेस्ट, और आप खड़े हो जाए एकदम तन के कि हाँ भाई हमारा नेशनल एंथम है। कोई पार्टी कह रही है कि नहीं वंदे मातरम पूरा मत बजाओ, कोई पार्टी कह रही है वंदे मातरम, अरे ठीक है, इसमें कोई एब्यूजिव वर्ड तो नहीं है ना, गाली नहीं है, दैट इज फाइन। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप उसको मेंटेन करिए। अगर आपको कंट्री का प्राउड फील होता है उस चीज में, तो डू इट, 10 बार करिए उसको। पर हम इन मुद्दों में ही फंसे रहते हैं और सिटीजन अपनी ड्यूटी करता नहीं है, तो ओवरऑल पीछे कौन आ रही है? हमारी कंट्री। तो ड्यूटी ऑफ सिटीजन है, आप आराम से स्लाइड को देख लीजिए, मैं छोड़ देता हूं यहीं पे, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जस्ट बिकॉज जो आपकी ग्रोथ है उसी में हमारी भी ग्रोथ है। आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। ये चैप्टर पढ़ने की नीड भी नहीं है, एक्चुअली बहुत बेसिक चैप्टर है, आपकी डेली लाइफ का चैप्टर है। लेक्चर में जाके आप डिलिमिटेशन बिल वगैरह और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की पार्टी कैसे बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो जरूर पढ़ लेना। बाकी नॉर्मल चीजें, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस वाले स्लाइड के एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। ओके।